वेलकम टू ईवी टॉक्स। टाटा महिंद्रा को हिलाने के लिए BYD ला रहा है अपनी पहली प्लग इन हाइब्रिड। क्या सच में रिलायंस मिलाएगा CATL कंपनी से हाथ? टियागो ईवी की आ रही है नई जनरेशन, इंटीरियर देख के हो जाओगे खुश। आखिर कितनी चलती है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की बैटरी एंड और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आज आपको पता लगने वाला है, क्योंकि अपना ईवी टॉक्स के अंदर पूरे हफ्ते की तगड़ी तगड़ी वीडियोस आपके लिए छांट के लेके आते हैं। कौन सी गाड़ी लॉन्च हो रही है, कौन सी बाइक लॉन्च हो रही है, ईवी बैटरी में क्या इनोवेशन हो रही है, ईवी की दुनिया में क्या लफड़ेबाजी हो रही है, जो कि आपको देख के सुन के बहुत ज्यादा मजा भी आता है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज नंबर 1 से। दोस्तों, प्लग इन हाइब्रिड को लेकर अब भयंकर लड़ाई होने वाली है इंडिया के अंदर, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी तगड़ी तगड़ी इलेक्ट्रिक कार हाइब्रिड गाड़ियां लेके आने वाली है। अभी तक हमने सुना था कि JSW अपनी J-Tour T2 हाइब्रिड कार को इंडिया में लाएंगे, जो कि सितंबर के आसपास एक्सपेक्टेड है। लेकिन उससे पहले BYD ने बाजी मार ली है, ये अपनी पहली प्लग इन हाइब्रिड इंडिया में लाने वाले हैं बहुत ही जल्द। इवन इन्होंने अपना टीजर भी लॉन्च कर दिया है। टीजर में साफ साफ इन्होंने लिखा है इलेक्ट्रिक पेट्रोल, रेंज, साइलेंस, पावर, इफिशियंसी, और एंड में लिखा है एलिमिनेटिंग द और, मतलब या हटा के ये और जोड़ने वाले हैं। मतलब कंफ्यूजिंग हो गया, कुल मिला के कह रहा हूं। अब तक हम पे ऑप्शन था कि आप या इलेक्ट्रिक ले लो या फिर पेट्रोल ले लो या डीजल ले लो। अब ये कह रहे हैं कि हम दोनों चीज़ एक में लाने वाले हैं, क्योंकि इनकी C-Line 6 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार, जो कि इंडिया में ऑलरेडी कुछ दिन पहले स्पॉट हुई थी, फाइनल इंडिया में आ रही है। अब इसके स्पेक्स देख के आप डेफिनेटली खुश हो जाओगे, लेकिन पहले साइज का थोड़ा अंदाजा दे दूं आपको। तो इसकी जो लेंथ है वो 4.7 मीटर है, ब्रेथ 1.9 मीटर है, ऊंचाई 1.6 मीटर है, 2700 mm का इसका व्हील बेस है। कुल मिला के महिंद्रा की जो XCV9 आती है उसके साइज की ये गाड़ी, यानी काफी बड़ी गाड़ी है। अब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो उसके दो वेरिएंट आते हैं, एक फ्रंट व्हील ड्राइव वाला, एक ऑल व्हील ड्राइव वाला। फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर हमें 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। 160 किलोवाट की मोटर है जो 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। 0 से 100 जाने में 8.5 सेकंड। ऑल व्हील ड्राइव के अंदर हमें सेम पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे मोटर 2 हो गई है तो ज्यादा पावर हो गई है, 253 किलोवाट, 550 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 0 से 100 जाने में सिर्फ 5.5 सेकंड। रेंज की बात करें तो यहाँ पे जो बैटरी पैक है सिर्फ 18 किलोवाट आवर का है, जिससे सर्टिफाइड रेंज मिलेगी 90 किलोमीटर के आसपास की। रियल वाली आप मान लो 60-70 किलोमीटर की मिल जाएगी, लेकिन इसके अंदर 60 लीटर का पेट्रोल टैंक भी है, जिससे कंबाइंड रेंज विद बैटरी और पेट्रोल टैंक 1000 किलोमीटर से ज्यादा मिल जाए। बाकी फीचर तो उसके अंदर भर भर के देखने को मिलेंगे। बाकी इनकी एक और गाड़ी है लेपर्ड 8, वो भी प्लग इन हाइब्रिड है, वो भी इंडिया में पेटेंट हो चुकी है, मे बी वो भी आ जाए। हालांकि जो C-Line 6 है इसे 2025 के ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था और उस टाइम से ही बोला गया था कि ये आ जाएगी, फाइनली आ रही है। प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 35 से 40 लाख हो सकती है, और हाँ, तगड़ी लड़ाई होगी भाई अब JSW के साथ। आपको क्या लगता है प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में? अच्छी लगती हैं, बेकार लगती हैं, या फिर आपको लगता है कि हाँ भाई ये कुछ मार्केट चेंज करके रख देंगी? तो एक बार कमेंट में बताओ जो भी आपके ओपिनियन। दोस्तों, टियागो EV 28 तारीख को लॉन्च होने वाली है, हमें ऑलरेडी पता है, हमने ऑलरेडी उसका एक्सटीरियर देख लिया है, लेकिन आज ही के दिन इन्होंने अपना इंटीरियर भी रिवील कर दिया है। और इंटीरियर के अंदर जो चेंजेस देखने को मिले हैं, सबसे पहले तो जो स्टीयरिंग व्हील है उसे कंप्लीटली न्यू कर दिया गया है। आपको 2 फ्रंट में डिस्प्ले देखने को मिलती है, डिस्प्ले बड़ी कर दी गई जो इंफोटेनमेंट वाली है, प्लस जो MID था उसे अब फुल्ली डिजिटल कर दिया गया है। फ्रंट में आपको थोड़ा अब सॉफ्ट टच मटेरियल भी देखने को मिलता है। जो विंडो कंट्रोल्स हैं, जो बटन्स होते हैं, उन्हें भी बदल दिया गया, अच्छा मॉडर्न कर दिया गया, पहले ओल्ड स्कूल लगते थे। प्लस आर्म रेस्ट भी अब ऐड हो चुका है, और पीछे वालों के लिए रियर AC वेंट। फीचर वाइज 360 कैमरा आ गया है और वायरलेस फोन चार्जर भी। तो काम तो अच्छा करा है भाई। टियागो काफी ना पुरानी सी लगने लगी थी, इवन टॉप मॉडल में भी आपको मजा नहीं आता, अब थोड़ी रिफ्रेश और नई जमाने की लग रही है। अब सबसे मेन पता है क्या, ये तो आप टॉप मॉडल देख रहे हो, अभी इंटीरियर अच्छा सा लग रहा है, लेकिन जो बेस वेरिएंट होगा उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट है, वहाँ पे क्या फीचर है, स्टार्टिंग प्राइस बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, वो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और वो मैं आपको सब कुछ डिटेल में दिखाने वाला हूँ, विद पॉजिटिव नेगेटिव, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और कौन सा आपको अवॉइड करना है, सब कुछ अपने डिटेल वीडियो में आ ही जाता है। करना इतना है बस, आपको बेल आइकन दबा लेना। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, बेल आइकन दबा लो ताकि हमारी वीडियो जैसे डलेगी और आपको आ जाएगी। दोस्तों, अल्ट्रा वायलेट बाइक के जो ओनर्स हैं उनसे मैंने एक शिकायत जरूर सुनी है कि भाई देखो, बाइक परफॉर्मेंस में अच्छी है, बड़ा बैटरी पैक है, रेंज भी अच्छी है, लेकिन चार्जिंग नेटवर्क इनका उतना बड़ा नहीं है, अभी भी सेलेक्टेड एरिया में बहुत सी जगह है ही नहीं। तो इस चीज़ का जड़ से इलाज आई थिंक अब होने वाला है, या फिर होना स्टार्ट भी हो गया है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट और बोल्ट अर्थ ने मिलके सीधा 130 फास्ट चार्जर लगा दिए हैं 7 इंडियन स्टेट के अंदर। एक्चुअल इनका जो गोल था वो ये था कि हम 50 चार्जर लगाएंगे, लेकिन उन्होंने गोल से ज़्यादा लगा दिया और टाइम से पहले लगा दिए हैं। कंपनी ने यहाँ पे ये भी कंफर्म करा है कि आने वाले टाइम में 200 एडिशनल चार्जर लगाएंगे 2 महीनों के अंदर, जिससे फायदा यही होगा कि भाई जो भी बंदे लॉन्ग टूर पे जाना चाहते हैं, टूरिंग करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक बाइक पे, उनके लिए अब ये पॉसिबल हो जाएगा। टाइप 6 चार्जिंग गन का ये यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपको सिंपल वन, ओला
और टीवीएस एक्स में देखने को मिलती है, वो बंदे भी यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे इन फ्यूचर। फिलहाल के लिए तो जो कोलैबोरेशन है वो अल्ट्रावोलेट और बोल्ट का हुआ है। एक चीज़ और अच्छी करी है इन्होंने, ये जो चार्जर होंगे ना, ये अल्ट्रावोलेट मोबाइल ऐप के अंदर भी आपको दिख जाएंगे, प्लस बोल्ट ऐप के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। और पेमेंट यहाँ पे वही होने वाला है, स्कैन करो और यूपीआई से पे करो। और एक्चुअल में यही सॉल्यूशन है इस चीज़ का। मैंने आई थिंक पिछले ईवी टॉक या उससे पिछले ईवी टॉक में कहीं तो बात करी थी। ऐसा नहीं है कि भाई एक कंपनी जो मोटरसाइकिल ही बना रही है वही सब कुछ चार्जिंग इंफ्रा भी लगा लेगी, क्योंकि अल्ट्रावोलेट, सिंपल वन, एथर तो आई थिंक आप बड़ा हो चुका है। लेकिन जो नए स्टार्टअप है ना, इनके पास इतनी फंडिंग नहीं होती, इतना पैसा नहीं होता है कि ये बाइक भी बना ले, स्कूटर भी बना ले और फिर ईवी चार्जिंग इंफ्रा बना ले। अगर कोई हीरो लेवल कंपनी हो वो तो भाई लगा लेगी, लेकिन इनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो उसका यही रास्ता निकलता है कि भाई एक कंपनी दूसरी ईवी चार्जिंग कंपनी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन कर ले और इस प्रॉब्लम का एक्चुअल में सॉल्यूशन निकाल दे। आप में जितने भी लोग इसका यूज कर पा रहे हो या फिर फ्यूचर में यूज करने की सोच रहे हो या फिर आपके ऐप में अभी भी शो हो रहा है, तो एक बार कमेंट में बता देना। बाकी बोल्टर ने ये भी बोला कि आने वाले 2 साल के अंदर ये ऐसे 10,000 चार्जर लगाएंगे। दोस्तों, रिलायंस अब CATL कंपनी के साथ मिलकर इंडिया में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने वाला है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एक चाइना की छोटी कंपनी थी जो कि लिथियम आयन सेल्स बनाती थी, उनके साथ भी रिलायंस की बातचीत फेल हो गई थी। पहले रिलायंस का जो प्लान था वो ये था कि भाई इंडिया में हम सेल बनाएंगे, प्लस CATL जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इसके साथ भी मिलकर इन्होंने इंडिया के अंदर एनर्जी सेल बनाने की कोशिश करी थी, वो बात भी नहीं बनी। रीजन सिंपल है, चाइना नहीं चाहता है कि बाकी देश भी ईवी बैटरी में इतना आगे निकल जाए जितना चाइना निकला हुआ है। खैर, अब क्या होगा, रिलायंस ने CATL कंपनी के साथ बात करके ये निष्कर्ष निकाला है कि भाई अब हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो बनाएंगे ना, उसके जो मेजर कंपोनेंट होंगे वो हम CATL से लेंगे, प्लस जो सेल्स होंगे वो हम बनाए लेने वाले हैं। इंडिया में सिर्फ ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाएंगे। अब दिमाग में अगर रिलायंस ऐसा कर ही क्यों रहा है, तो देखो सिंपल है, आगे जाके रिलायंस नहीं बाकी कंपनियां भी करने वाली है, चाहे वो छोटी या बड़ी हो। सिंपल सा लॉजिक है, ऊपर आपको सोलर पैनल लगाने हैं जिनकी एनर्जी स्टोरेज हो जाएगी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के अंदर। फिर रात के टाइम आप उन्हें इजीली यूज कर सकते हो या फिर जब मर्जी आपको यूज करना जब कर सकते हो। रिलायंस का भी यही गोल है। प्लस जामनगर के अंदर इनका इंडिया का सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज फैसिलिटी बनेगा, जहां पे ये यही वाले एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाएंगे, प्लस दूसरी कंपनियों को भी ये सेल करने वाले हैं जिन्हें भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लीक होके आई है, कोई आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिलेगी, ना ही रिलायंस से ना ही CATL से। फ्यूचर में अगर सब कुछ सक्सेसफुल होता है, इनकी बात बन जाती है, तो आपको ऑफिशियली भी देखने को मिल जाए। दोस्तों, सोडियम आयन बैटरी आने वाले टाइम में लिथियम आयन बैटरी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बनेगी, ये चीज हमें ऑलरेडी पता है। रीजन सिंपल है, एक तो इनकी खूबियां इतनी बढ़िया बढ़िया है। सबसे पहले लॉन्ग लाइफ होती है, 10,000 चार्जिंग साइकिल हो गई। दूसरा, नेगेटिव टेम्परेचर के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है। तीसरा, सोडियम यूज हो रहा है जिसकी दुनिया में कोई कमी ही नहीं है। चौथा, इन्हें बनाना भी लॉन्ग टर्म में सस्ता पड़ने वाला है। और इसी चीज को देखते हुए ना बड़ी बड़ी कंपनियां अब अपनी अलग से सोडियम आयन बैटरी ब्रांड बना रहे हैं। और रिसेंटली गोशन हाईटेक, जो कि ऑलरेडी काफी फेमस है ईवी बैटरीज के अंदर, वो भी अपनी एक सेपरेट ब्रांड लॉन्च कर रहा है जो कि सिर्फ सोडियम आयन बैटरी बनाएगी। ब्रांड का नाम इनका नेसेंट है, जिसके अंदर 3 बैटरी वेरिएंट आएंगे। पहला होगा हाई एनर्जी वर्जन, जिसके अंदर 261 वोट आवर पर केजी की डेंसिटी देखने को मिलेगी। अब ये गेम चेंजिंग है भाई, क्योंकि अभी तक जितनी भी सोडियम आयन बैटरी हमें देखने को मिल रही थी वो 150, 170, 175 वोट आवर पर केजी तक थी। इन्होंने कुछ नया तगड़ा करके दिखाया है कि जो डेंसिटी है वो 261 वोट आवर पर केजी पहुंच गई है, यानी लिथियम आयन बैटरी के बराबर या फिर उससे भी ऊपर, जिसे यूज करेंगे लाइट वेट इलेक्ट्रिक व्हीकल और ड्रोन्स के अंदर। दूसरी है पावर वर्जन, जिसके अंदर बैटरी डेंसिटी कम है, 162 वोट आवर पर केजी, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी है कि -50 डिग्री के टेम्परेचर में भी इजीली काम कर लेगी। इसे यूज किया जाए कमर्शियल व्हीकल में या फिर जहां भी टेम्परेचर बहुत माइनस में होता है। तीसरा है एनर्जी स्टोरेज वर्जन, जिसका मेन गोल होगा कि बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा लंबी हो, जो कि -40 डिग्री के टेम्परेचर पे भी 88% की कैपेसिटी के साथ काम करेगी और लाइफ साइकिल होगी 20,000 चार्जिंग साइकिल, प्लस 400 डिग्री सेंटीग्रेड की हीटिंग को ये झेल लेगी और 8 mm स्टील नेन पेनिट्रेशन। 20,000 चार्जिंग साइकिल का मतलब पता है क्या है? हैवी यूसेज पे 15-20 साल, नॉर्मल यूसेज पे 20-30 साल ये बैटरी चलने वाली है। ये भाई जो घर के अंदर होम ग्रिड होती है वहां पे यूज की जाएंगी। तो सॉलिड स्टेट बैटरी से पहले मुझे लग रहा है भाई सोडियम आयन बैटरी ही पूरा गेम चेंज कर देंगी ईवी का। आने वाले टाइम में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3-4 साल में बैटरी टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो जाएगी कि पेट्रोल डीजल व्हीकल लेना कोई सेंस ही नहीं बनाएगा। मोस्टली सब कुछ ईवी पे ही हो जाएगा। और ये चीज़ समझ में आ रही है कि भाई चाइना क्यों इंडिया को अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है, क्योंकि ये गेम चेंजिंग चीज़ है और चाइना इसमें पायनियर हो चुका है। आप में से बहुत से लोग पूछते भी हैं कि भाई रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो क्यों आज से बनाना स्टार्ट नहीं करता। देखो, सारी जो चीज़ होती है वो होती है टाइम की।
चाइना ने बहुत पहले पैसा लगा दिया था इंडस्ट्री के अंदर, आज उसे इसका फल मिल रहा है। 15-20 साल पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी, उससे भी पहले कर दी होगी। रिलायंस अगर अब लगाएगा, देखो स्टार्टिंग तो वहीं से करनी पड़ेगी, मे बी टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन टाइम बहुत लंबा होता है। तो रिलायंस जैसी ब्रांड के पास टाइम की ही कीमत होती है, जो सबसे पहले कर लेगा वो जीत जाएगा, जो नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। इसलिए रिलायंस चाह रहा है कि भाई या फिर और ब्रांड जो है वो चाह रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी मिल जाए ईवी बैटरी की, वो नहीं मिल पा रही है, वो चाइना देगा भी नहीं। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़, पूरी सप्लाई चेन जो है ना वो चाइना के थ्रू होके आती है, इसलिए बहुत ज़्यादा कठिन है, इसलिए ब्रांड नहीं कर पा रही है। दोस्तों अगर हम ईवी की बात करें ना, तो मेन कंसर्न जो लोगों के दिमाग में आता है, जो पहली बार स्विच कर रहे होते हैं ईवी पे, वो यही होता है कि भाई लॉन्ग टर्म में इसकी बैटरी क्या रेंज देगी, कितनी इसकी बैटरी गिरेगी, और कब हमें बैटरी को बदलवाना पड़ेगा और उसमें कितना खर्चा आएगा। लेकिन मैं मोस्टली यही बोलता हूँ कि भाई बैटरी इतनी आसानी से नहीं बदलती है, कई केस में तो उसकी लाइफ पूरी जाती है जब भी बैटरी चलती रहती है। और इंडिया में रिसेंटली 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं, जो कि अल्ट्रा वायलेट की F77 Mark II के राइडर हरीश भाई ने 2 नए रिकॉर्ड बनाए, जो कि काफी फेमस भी हैं, आप में से कई लोग इन्हें जानते भी होंगे। पहला रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है कलाम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें इन्होंने 19 दिन के अंदर 3000 किलोमीटर कवर करे हैं, जिसमें इन्होंने 6 इंटरनेशनल बॉर्डर को भी कवर किया। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया हो जाता है, जिसके अंदर इन्होंने 1,20,000 किलोमीटर बाइक को चलाया है सिर्फ 600 दिनों के अंदर। स्टार्ट इन्होंने बेंगलुरु से करा था और खत्म भी बेंगलुरु के अंदर ही करा है, जिसमें इन्होंने इंडिया की सारी स्टेट को कवर कर मारा है, 13 इंटरनेशनल बॉर्डर्स को भी रीच करा है, और -15 से 48 डिग्री टेम्परेचर के बीच में इन्होंने अपनी बाइक को चलाया हुआ है। तो नेक्स्ट लेवल इस बंदे ने चीज कर मारी है, और मैं खुद कह रहा हूँ भाई 1,46,000 2 साल के अंदर आप चला लेते हो ना, तो भाई पर डे का इतना बैठता मुझे नहीं लगता भाई हमारे जैसा बंदा तो नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा दृढ़ता चाहिए इसके अंदर। लेकिन हाँ, जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि बैटरी का क्या हाल है, बैटरी में कितनी गिरावट आई है, कितनी उसकी रेंज गिरी है, उस पर रोशनी डाली जाए। तो स्टैट्स काफ़ी तगड़े हैं भाई। यहाँ पे 1,46,000 किलोमीटर चलने के बाद जो बैटरी हेल्थ है वो 95% की है। बंदे ने यहाँ पे 5,763 लीटर पेट्रोल को सेव किया है, जिसकी एक्चुअल कीमत हो जाती है लगभग 6 लाख रुपए। 7,000 किलोवाट की एनर्जी कंज्यूम करी है, रीजन से 97 किलोवाट की एनर्जी इन्होंने वापस पाई है, और कार्बन इमिशन सेव करा है 9,468 kg का। तो बहुत बढ़िया काम करके दिखाया भाई इस बंदे ने, एक मिसाल सी कायम कर दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा जो अल्ट्रा वायलेट की वारंटी है ना 8 साल और 8 लाख किलोमीटर वाली, ये उसे पहले ही बंदा होगा जो उसे पूरा कर मारेगा, और तो शायद ही कोई कर पाए। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स। ओबिन की रोर ईवो बाइक को 15 दिन के अंदर मिल गई है 25,000 बुकिंग। बोल्ट अर्थ के चार्जर को मिल गया है ARI से अप्रूवल सर्टिफिकेट। नई BYD Atto 3 चाइना में लॉन्च हो चुकी है, स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 17 लाख। उबर अब JSW ग्रुप के साथ मिलकर इंडिया में EV कैब सर्विस लाएगा। विनफास्ट भी अपनी EV कैब सर्विस को इंडिया में लॉन्च करने वाला है, यानी काफी कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा। कौन सी सबसे बेस्ट न्यूज लगी एक बार कमेंट में बताओ, और वीडियो पसंद है तो लाइक करो।